हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज के वीडियो में फरवरी 2014 वाले पेपर में जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके पहले 2013 और 2012 वाले पेपर के साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये पेपर फरवरी 2014 वाला है। तो इसमें साइंस के जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं और इन्हें सही क्रम में लगाना है। लिखा है, जल में घुले अवशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। तो इनका क्रम बताना है। तो चलिए इन्हें क्रम से लगाते हैं। तो इनको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा ई। उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। उसके बाद आएगा डी। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद ई आएगा, जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। उसके बाद आएगा सी और फिर आएगा बी। तो ये क्रम रहेगा इसका EDACB, यानी कि दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमीबा के पादाब किसमें सहायता करते हैं? द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। पहला विकल्प है केवल भोजन का आभास कराने में। दूसरा है केवल भोजन पकड़ने में। तीसरा है केवल गति देने में और चौथा है गति देने एवं भोजन पकड़ने में। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। गति देने एवं भोजन पकड़ने में, मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। तो अमीबा जो है वह एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। अमीबा जो है वह प्रोटोजोआ समूह से संबंधित है। एकल कोशिका वाला जीव है, ये भी याद रखना है। और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो अमीबा के जो पादाब यानी स्यूडोपोडिया होते हैं ये भोजन को पकड़ने में और गति देने में सहायता करते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं, यानी जो परजीवी हैं उन्हें बताना है। Below are given some organisms. The organisms which may be classified in group of parasites are, यानी परजीवियों वाले जो हैं ग्रुप को उन्हें बताना है। यानी परजीवियों को वर्गीकृत करना है, ग्रुप नहीं दिया गया है। ये जो दिए गए हैं इनमें जो परजीवी हैं वह बताने हैं, यानी पैरासाइट्स हैं जो उन्हें बताना है। तो चलिए इनमें जो परजीवी हैं उनको ढूंढते हैं, कौन कौन से परजीवी हैं। तो खटमल, जोंक, अमरवेल और जूं, ये चारों हैं परजीवी। तो बी, सी, डी और एफ यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। ये चारों परजीवी होते हैं। अब ये ईस्ट लिखा है, ये क्या है? तो ईस्ट और मशरूम ये है मृतोपजीवी, और शैवाल स्वपोषी है और लाइकेन है सहजीवी। तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। और ये जो 4 है ये है परजीवी।
खटमल, जोंक, अमरवेल और जूं। शैवाल स्वपोषी है, इसको याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, कॉलम बी में कुछ खोज। In column A, names of scientists are given and in column B, some discoveries are given. तो इसमें मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, इसको चौथे से मिलाएंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी और रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स जीवाणु। इन्हें मिलाएंगे पहले से। तो अलेक्जेंडर ने पेंसिलिन की खोज की, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की, लुई पास्चर ने किण्वन की और रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की। तो इस क्रम में पहला विकल्प इसका उत्तर है। पहला इसमें इसका उत्तर होगा। अब ये लिखा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो ये दही बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह दही के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो ये दही के लिए आवश्यक है और इसमें पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैवमंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। Select the correct statement about biosphere reserves. पहला है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के लिए बनाए गए हैं। दूसरा है, ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तीसरा है, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। और चौथा है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। तीसरा इसका उत्तर होगा। These are the areas which help to maintain the biodiversity and culture of the एरियाज। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें जो सही है वह बताने हैं। ये कथन दिए गए हैं और इनमें जो सही है वह बताने हैं। तो चलिए सही है जो उनको ही देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते, पहला सही है। दूसरा है, एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, ये भी सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं, ये भी सही है। ABC यानी पहला विकल्प इसका उत्तर है। अब ये लिखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये जो होते हैं कोशिका झिल्ली के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं और जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ABCD द्वारा अंकित की गई है। ABCD का सही नामांकन है। In the given diagram, position of 4 endocrine glands in the human body are marked by the letters A, B, C and D. तो ये इनको बताना है कि इनके सही नाम क्या हैं। तो ये है पीयूष ग्रंथि, ये थायराइड, ये एंड्रीनल और ये अग्नाशय है। तो इस क्रम में पहला विकल्प इसका उत्तर होगा।
ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी थायराइड ग्लैंड, सी एड्रिनल ग्लैंड और डी पैनक्रियाज। पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव भरा है। ए रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन बिलो इज फिल्ड विथ ए लिक्विड हैवियर देन वाटर। द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। तो द्रव दाब के विषय में सही कथन चुनना है। तो जैसे जैसे हम गहराई की तरफ बढ़ेंगे, यानी गहराई में जाएंगे, दाब बढ़ता जाएगा। तो सी पर दाब होगा सबसे अधिक, उसके बाद होगा बी पर, फिर ए पर। तो चौथा विकल्प सही है। सी पर सबसे अधिक दाब होगा, उससे कम होगा बी पर और सबसे कम होगा ए पर, क्योंकि ए सबसे ऊपर है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेसेस S1, S2 एंड S3 एज शोन बिलो। पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन से हैं? तो आपतन कोण जो होता है वह हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए सभी तीनों पृष्ठों में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर ही होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? In the diagram of human eye given below, the parts marked by A, B, C and D should be labeled as। ये विकल्प दिए गए हैं और इनमें A, B, C के सही नाम बताने हैं। तो A है, ये है पक्षाभ पेशी यानी सिलियरी मसल्स, B है आइरिस, C है लेंस और D है कॉर्निया। यानी इस क्रम में चौथा विकल्प सही है। ए पक्षाभ पेशी, बी परितारिका, सी लेंस और डी कॉर्निया। इंग्लिश में ए सिलियरी मसल्स, बी आइरिस, सी लेंस और डी कॉर्निया। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? Impression of an image persists on the retina of human eye for about। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा 1/15 सेकेंड। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और लिखा है वे कथन कौन से हैं जो फसल की सिंचाई की पुष्टि करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The statement which justify the need to irrigate crop are। तो पहला लिखा है शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता। एक तो ये सही है इसका। बी लिखा है पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है। ये भी सही है। विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। ये सिंचाई की पुष्टि नहीं करता, सिंचाई के संबंध में सही नहीं है। डी है फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरल हो जाता है। ये भी नहीं है। और ई है जल फसलों की पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करते हैं। ए, बी, ई यानी कि चौथा विकल्प इसका उत्तर है। तो ये सिंचाई की पुष्टि कर रहे हैं ए, बी और ई। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और इनमें सही कथन बताना है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट आर। तो इनमें जो सही है वह बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। तो ये गलत है। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित नहीं होते, ये केंद्रक में स्थित होते हैं।
इसीलिए ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, बी सी डी। तो दूसरा विकल्प इसका उत्तर है। तीनों सही हैं। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तीनों ही सही हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होते हैं, ये बात याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य की आवृत्ति होती है। द अल्ट्रासाउंड इक्वाइपमेंट्स यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, लोहे के ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। पहला विकल्प है समान बल और समान दाब। दूसरा है समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तीसरा है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब। और चौथा है भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। सेम फोर्स बट डिफरेंट प्रेशर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? लोहे का ये गुटका है, इसका भार समान है, इसीलिए इस पर मेज की सतह से जो बल लगाया जा रहा है वह समान है। अब इस गुटके को विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है, तो क्या हो रहा है कि जो संपर्क सतह का क्षेत्रफल है वह बदल जा रहा है, इसलिए इस पर दाब भी भिन्न भिन्न है। दाब किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पास्कल है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। इन द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल गिवन बिलो द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द पार्ट्स ए, बी, सी एंड डी इज। तो इसमें ए, बी, सी और डी के नाम बताने हैं। ये जंतु कोशिका दी गई है यानी एनिमल सेल है। तो इसमें जो ए है वह है कोशिका झिल्ली, जो ए बताया जा रहा है ये है कोशिका झिल्ली। बी है रिक्तिका, ये आप देख सकते हैं, ये बी है और ये रिक्तिका है। सी है केंद्रक, ये सी है केंद्रक। और डी है कोशिका द्रव, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। ए है सेल मेम्ब्रेन, बी है वैक्यूल, सी न्यूक्लियस और डी साइटोप्लाज्म। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान कार के पथमापी यानी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर प्रति सेकंड में चाल है, यानी चाल बतानी है और बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले क्या करना है, दूरी निकालनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 36,666 में से 36,540 को घटा देंगे तो दूरी प्राप्त हो जाएगी। दूरी आएगी 126 किलोमीटर।
ऐसे ही 10 बजे का पाठ्यांक दिया गया है और 8 बजे का, तो 10 में से 8 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा समय। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। 2 से इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 63 किलोमीटर पर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अब इसे बताना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 63 में 5/18 से कर देंगे गुणा। और इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का परीक्षण करेगा? पहला विकल्प है दोनों प्रकरणों में पीला, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। हल्दी जो है वह प्राकृतिक सूचक है और यह अम्ल में पीला रंग देगी और क्षार में लाल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? खट्टे फल हैं, सिरका, और क्षार के उदाहरण कौन कौन से हैं? नीम है, लौंग है, साबुन है, ये सभी क्या हैं? क्षारक हैं। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत्र के दीर्घ रोम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला विकल्प है ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। दूसरा है इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। तीसरा है इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। चौथा है इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। नीचे लिखा है इनमें दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन हैं। तो इसमें ए सही है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में है, सही है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही है। और सी सही है, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। ए बी सी सही हैं, यानी कि तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। विच ऑफ द above will give blue black color when tested with आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपर्युक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे? तो आयोडीन परीक्षण में जब कोई पदार्थ नीला या काला रंग प्रदान करता है तो यह दर्शाता है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति है, यानी उस पदार्थ में स्टार्च पाया जाता है। तो इनमें बताना है कि किसमें स्टार्च पाया जाता है। तो उबले और पिसे हुए आलू, ए सही होगा इसमें। रोटी का एक टुकड़ा यानी ब्रेड का टुकड़ा, तो इनमें स्टार्च पाया जाता है। ए और सी यानी पहला विकल्प इसमें सही है। आयोडीन परीक्षण से स्टार्च का पता चलता है कि पदार्थ में स्टार्च है कि नहीं।
तो ये 2014 वाला पेपर था, फरवरी 2014 का पेपर था। इसमें साइंस के जो भी प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिया है। पेडागोजी के प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।